हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अखंड एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम एग्रीकल्चर आवर से बदलकर अखंड एग्रीकल्चर क्लासेस कर लिया हूं। बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वो सही नहीं है, ये शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया है। तो आप लोग बताएँगे कि ये जो नया नेम है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो हम लोग आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए आप लोग क्रमशः हमारी सीरीज़ देखते रहिएगा। हम आपको हर सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, देसी चने में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम आप लोग जानते होंगे। क्रोमोसोम प्रत्येक जो पौधे होते हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो देसी चने की अगर हम लोग बात करें तो देसी चने में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काबुली चने में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो काबुली चने में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। और आपको मालूम है जो काबुली चना है इससे छोला बनता है, काबुली चने से छोला बनाया जाता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। 16 को छोला से आप मैच कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जौ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जौ आप लोगों को मालूम है ग्रेमनी कुल का पौधा है और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं जौ में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा था कि मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। मटर में भी गुणसूत्रों की संख्या, अभी ये यूपी कैटेगरी में भी पूछा गया था, तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या मटर की बात अगर करें तो 14 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मसूर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मसूर आप लोगों को पता है एक लेगुमिनेसी कुल है और मसूर में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देसी चने में, ये आपको हो ही गया है, ये सारे क्वेश्चन हमें लगता है कि आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एंथोसानिन पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसानिन आप लोग जानते होंगे जिसके कारण जो विभिन्न प्रकार के कलर प्राप्त होते हैं फलों में, पौधों में, पत्तियों में, वो प्रायः एंथोसानिन के कारण होती हैं। तो एंथोसानिन जो है पिगमेंट चने में पाया जाता है, इसका ए ऑप्शन सही है। तो चने में कौन से चने में पाया जाता है, तो देसी चने में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ह्यूमस सिद्धांत का बहुत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 है। तो ह्यूमस सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, इसका जो सी ऑप्शन है ह्यूमस सिद्धांत 1804 में दिया गया था निकोलस और थापर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोली बनाकर खाद देना किस फसल के लिए लाभदायक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली ये क्वेश्चन जगह जगह पे पूछा भी जाता है। गोली बनाकर खाद देना, तो गोली बनाकर खाद देते हैं हम लोग धान में। आप लोग जानते होंगे धान में यूरिया का एप्लीकेशन किया जाता है। तो यूरिया का जो एप्लीकेशन किया जाता है वो छोटी छोटी गुलिकाओं बना कर किया जाता है, क्योंकि यूरिया में जब धान में हम लोग यूरिया डालते हैं तो लीचिंग के द्वारा हरास ना हो, इसलिए हम गोली के रूप में उसके छोटा छोटा मिट्टी के साथ गोला बना के डालते हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक धान पैदा होता है। तो धान और गेहूँ दोनों में आपको मालूम है चाइना का पहला स्थान है, तो सर्वाधिक धान आपके चाइना में होता है। भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। निम्न में पडलिंग किससे संबंधित है। तो इसमें एक कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पडलिंग है, ब्यूसनिंग है ना, और उसके बाद डिहेल्मिंग है, क्या कहते हैं उसको, डिहेलिंग है। ये सब जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित हैं, धान संबंधित हैं, इसको आप याद रखेंगे। मक्का से संबंधित जो है टैसलिंग और डिटैचलिंग होती है, सिल्किंग होती है। गन्ना से संबंधित रैपिंग होती है, ट्रेसिंग होती है, अर्थिंग अप होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धान का वानस्पतिक नाम क्या है। तो धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, सभी लोगों को मालूम होगा। धान में कुल पैदावार का कितने प्रतिशत
दाना होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन धान में जितना पैदा होता है तो उसका दाना कितना होता है? तो 2/3 भाग दाना होता है और 1/3 भाग क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गन्ने का वानस्पतिक नाम अगर देखा जाए सेकेरम ऑफिसिनेरम है। अगला क्वेश्चन है कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? गॉसिपियम करके इसकी 4 स्पीसीज हैं कपास की। गॉसिपियम स्पीसीज कहते हैं, जिसमें गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम बारबडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कपास की श्यामली प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? ये देखो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जनरली नहीं मिलते हैं। तो ये जो कपास की श्यामली प्रजाति है कानपुर से विकसित की गई है, CSCVT कानपुर। गन्ने के वास्तविक बीज को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता रहता है, लोग गलत करते जाते हैं। तो इसको फ्लब कहते हैं। गन्ने के वास्तविक बीज को फ्लब कहा जाता है। कपास मालवेसी कुल का है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, आलू में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो आलू की अगर हम लोग बात करें, आलू में प्रोटीन प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.66% होगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आलू की खेती सर्वाधिक होती है? तो इसका ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से, वैसे फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू होती है। निम्नलिखित में किस स्थान पर तंबाकू की खेती सर्वाधिक होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्रुखाबाद में तंबाकू और आलू दोनों होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो है फर्रुखाबाद है, इसमें तंबाकू के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICR दिवस कब मनाया जाता है? तो ICR की स्थापना 1929 को हुई थी। तो ICR दिवस जो है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ICR दिवस कब मनाया जाता है। इसमें स्थापना की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न में प्रमुख किसकी प्रजाति है? प्रमुख किसकी प्रजाति है, इसकी बात कही गई है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कपास की प्रजाति है प्रमुख, ठीक है। देसी कपास में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको मालूम है, अगर हम लोग देसी कपास की बात करते हैं तो देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है, ठीक है। देसी कपास में 26 होगी और अन्य जो कपास हैं उनमें 52 होती है। इसको आप याद रखेंगे। अगला है, विश्व में सर्वाधिक कपास कहाँ पैदा होता है? 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कपास कहाँ होता है? तो विश्व में सर्वाधिक कपास अमेरिका में होता है, इसलिए व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका कहा जाता है कपास को। कपास के बीज में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। 34 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। 25 से 35% प्रोटीन पाया जाता है कपास के बीज में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देसी कपास की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो जो देसी कपास है, देसी कपास की बीज दर 5 से 6 kg के आसपास रखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से डबल रोटी के लिए उपयुक्त गेहूं की प्रजाति कौन सी है? इसको आप याद रखेंगे। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है, पूछा जाता है HW 157, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पौधों में ट्यूबर व जड़ का आकार बढ़ाने में कौन सा तत्व अधिक सहायक होगा? तो पौधों के जड़ से संबंधित है, तो आपको मालूम है कि जड़ से अगर संबंधित क्वेश्चन है तो ये ट्यूबर बढ़ाने के लिए आपको, आलू में जानते हैं सबसे ज़्यादा ट्यूबर पोटास की आवश्यकता पड़ती है, तो पोटेशियम में आवश्यक होता है ट्यूबर और जड़ बनाने के लिए। अगला है, पौधों में दाना या बीज का आकार बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? तो इसमें फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वरक देने की पायलट विधि किस फसल के लिए उपयुक्त है? पायलट एक विधि है जिसके द्वारा उर्वरक खेतों में डाला जाता है, और ये जो है पायलट विधि जो है धान से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो एक जाहिर सी बात है, सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल की बात कर रहा है। तो अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो सबसे अधिक एलुवियल सॉइल जो है पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन ए है
ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी में पानी की मात्रा मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ने से उसका अपेक्षित ताप होता है। तो देखिए, जब हम किसी मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका जो अपेक्षित ताप होता है वो क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अपेक्षित ताप की मात्रा भी उसमें बढ़ती जाती है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिकनी मिट्टी का अपेक्षित ताप होता है। तो जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है इसको आप याद रखेंगे, चिकनी मिट्टी का अपेक्षित ताप, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो चिकनी मिट्टी की अपेक्षित ताप क्या होगा, अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पन द्वारा जल नष्ट होने से भूमि का ताप होगा। जब वाष्पन द्वारा जल नष्ट होगा तो उस समय भूमि की जो भूमि का ताप होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअली जब क्योंकि वाष्पन हो रहा है तो जो ताप है वो ज़मीन से लेगा, तभी तो जल वाष्पित होगा, तो क्या होगा, ताप की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पौधे मिट्टी में कौन सा जल ग्रहण करते हैं। तो जो केशिका जल होती है मिट्टी से, उसी को ये लोग ग्रहण करते हैं पौधे, इसको आप याद रखेंगे। केशिका जल किस प्रकार की मिट्टी में अधिक पाया जाता है। तो ये मटियार जो मिट्टी होती है हमारी, मटियार भूमियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक निराई गुड़ाई करने से फसल की जलमांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब हम अधिक निराई और गुड़ाई करेंगे तो जो फसल की जलमांग है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि पानी का ह्रास कम होगा और फसल की जलमांग कम हो जाएगा। सिंचाई का समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जानते होंगे। एवेपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है सिंचाई जलमान के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंचाई की कोण विधि किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो सिंचाई की कोण विधि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोण विधि से हम लोग क्या करते हैं, फरो इरिगेशन करते हैं जनरली आलू में। ठीक है, 1 घन मीटर में कितने लीटर पानी होता है, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर लंबा चौड़ा और गहरा कोई बर्तन होगा तो उसमें जो पानी आएगा वो 1 लीटर आएगा। 1000 लीटर पानी आएगा। 1 pH घटने पर मिट्टी की अम्लीयता में कितना गुना बढ़ जाता है। 1 pH घटने पर मिट्टी की अम्लता कितना गुना बढ़ जाती है। तो 10 फोल्ड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल लगभग, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लाख हेक्टेयर में दिया गया है, तो बी हेक्टेयर है, लगभग 13.27 लाख होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 13.27 लाख होता है, तो ये 12 से 14 लाख के बीच में मिलेगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बाजरे की अर्गट अवरोधी प्रजाति कौन सी है। तो इसको आप याद रखेंगे, बाजरे की अर्गट अवरोधी प्रजाति जो है अपना मैनपुरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊसर भूमि सुधार के लिए प्रयोग किया था। तो ऊसर भूमि को अगर हमको सुधारना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ऊसर भूमि के सुधार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊसर भूमि के लिए उच्च सहनशील फसल कौन सी है। तो इसमें चुकंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्च क्षारीय सहनशील फसल कौन सी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसमें कपास है, ये क्वेश्चन आया भी था। अगला है, ऊसर भूमि में धान की कौन सी प्रजाति उपयुक्त होती है। तो ऊसर भूमि के लिए धान की प्रजाति इसमें पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, T26 जो है ऊसर भूमि के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है। भारत में दलहन का परियोजन निदेशालय कहाँ स्थित है। भारत में दलहन का परियोजन निदेशालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 150 है। भारत में दलहन का परियोजन निदेशालय कहाँ स्थित है, तो इसको आप याद रखेंगे, कानपुर में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
पल्स रिसर्च कानपुर में है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, कल्याणपुर कानपुर में है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।